जय हिंद जय भारत बच्चों, स्वागत है आप सभी का प्यारे से चैनल संजय क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की हम वीडियो में जो है बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। और ये जो टॉपिक है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के लिए, और समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसका बेसिक्स। क्योंकि अगर ये समझ में आ गया आपको तो आगे 11th के बाद 12th क्लास में फिर से आने वाला है आपके सामने ऑप्टिक्स में, ठीक है, जिसमें वेव ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में इनका इस्तेमाल होने वाला है। तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है। जैसे कि हमने इससे पहले कुछ लाइट के फिनोमिना पढ़े, जैसे कि रिफ्लेक्शन पढ़ा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने पढ़ा था बच्चों कि रे ऑफ लाइट जब कभी किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस चली जाती है तो उसको बाउंस बैक हो जाती है, जिसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब ये नेक्स्ट फिनोमिना है बच्चों जिसको रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? तो अब मैं इसकी डेफिनेशन की अगर बात करूं तो मैं बोलूंगा इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या बोलूंगा इसको? इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, मैं इसको बोलूंगा इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम one medium to another medium। मैंने बोला बच्चों कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें रे ऑफ लाइट क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करती है तो वो बैंड हो जाती है। बैंडिंग मतलब यहां पर बैंड हो जाना, मुड़ जाना। तो कैसे? तो हम यहां पर यही सारी बातें करने वाले हैं, इस फिनोमिना को हम पढ़ने वाले हैं, इसके रीजंस जानेंगे। तो चलिए बने रहे मेरे साथ, वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इसके लिए मैं ना आपको कुछ मीडियम के बारे में सिखाना चाहूंगा। तो मीडियम क्या होता है? मीडियम हिंदी में माध्यम कहते हैं। देखो, हमने ना बेसिक ये वर्ड है, एक वर्ड हमने सुना हुआ है, कोई भी किसी चीज के थ्रू, मतलब कोई चीज किसी चीज के थ्रू हो रही है तो उसको मीडियम कह देते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तो हमारी जो पढ़ाई हो रही है, स्टडी हम कर रहे हैं, वो इंग्लिश भाषा के थ्रू कर रहे हैं या फिर हिंदी भाषा के थ्रू कर रहे हैं, एक लैंग्वेज है। तो मतलब मीडियम क्या है? तो कोई भी चीज हम किसी चीज के थ्रू करते हैं तो वो उसका मीडियम कहलाती है। जैसे साउंड है, साउंड जो ट्रेवल करती है वो उसका मीडियम क्या कहलाता है? एयर कहलाता है। एयर के थ्रू साउंड ट्रेवल कर रही है, ठीक है। ऐसे मीडियम होता है हर चीज के चलने का। तो सेम वही तरीका कि जो रे ऑफ लाइट चलती है, यानी कि लाइट का मीडियम क्या है। तो लाइट हवा में भी चल रही है, और हमें पता है लाइट को कोई मीडियम की जरूरत नहीं चलने के लिए। वैक्यूम में भी चल सकती है लाइट। वैक्यूम मतलब जहां पर कोई मीडियम ही ना हो, ठीक है, तो वहां पर भी लाइट चल सकती है। पानी के अंदर लाइट ट्रेवल कर सकती है, ग्लास के अंदर लाइट ट्रेवल कर सकती है। तो लाइट का मीडियम क्या है उसकी बात करते हैं यहाँ पर। तो बच्चों, यहाँ पर हम जो मीडियम की बात करने वाले हैं, तो मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ मीडियम में। मीडियम हम यहाँ पे दो तरीके की मीडियम की बात करेंगे। एक को बोलते हैं रेरर मीडियम और एक को बोलते हैं डेंसर मीडियम। हिंदी में इसको सघन और विरल माध्यम कहते हैं, ठीक है। तो रेरर और डेंसर में क्या डिफरेंस है बच्चों? रेरर मीडियम किसको कहा गया है? जिसकी डेंसिटी क्या हो, कम हो, उसको रेरर मीडियम कहते हैं। और जिसकी डेंसिटी क्या हो बच्चों, नाम से पता लग रहा है, जिसकी डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो, डेंसर, नाम से पता लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मीडियम है। अब बात आती है किससे ज्यादा किससे कम। वैल्यू है कोई फिक्स नहीं, एक दूसरे के कंपैरिजन में इन दोनों का कंपैरिजन करना है। लेट सपोज एक मीडियम है ए, एक मीडियम है बी। अब दोनों मीडियम में अगर इसकी डेंसिटी कम है उससे, तो सीधी सी बात है, ये क्या कहलाएगा? रेरर कहलाएगा और ये डेंसर कहलाएगा। तो ध्यान रखना, रेरर और डेंसर का जो बताया जाता है वो कंपैरिजन के बेसिस पे बताया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेरर जो है फिक्स हो गया, डेंसर जो है फिक्स हो गया। जैसे कि मान लो अगर मैं कॉम्बिनेशन लेता हूँ दो मीडियम का, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं एक वाटर और एक ग्लास। तो आप सभी को पता है वाटर क्या है? वाटर एक लिक्विड फॉर्म है। तो लिक्विड फॉर्म में क्या होता है बच्चों, अगर मैं एक वॉल्यूम ले लूं लिक्विड फॉर्म की, तो इसके पार्टिकल क्या होंगे? थोड़े दूर दूर होंगे। लिक्विड फॉर्म के पार्टिकल क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसकी डेंसिटी की, तो लिक्विड की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के हिसाब से इसका मास जो है कुछ ना कुछ आएगा डेंसिटी, यानी कि मास बाय वॉल्यूम।
लेकिन अगर वहीं पर मैं ग्लास की बात करूं तो ग्लास एक सॉलिड है, तो सेम वॉल्यूम मैंने ले ली, जितनी वॉल्यूम मैंने इसकी ली तो ली, लेकिन इसके पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत चिपके चिपके होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। अब बच्चों जब सॉलिड के पार्टिकल क्लोज है तो इसकी जो डेंसिटी आएगी, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसकी डेंसिटी लिक्विड के कंपैरिजन में ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि बच्चों सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो क्लोज हैं, और क्लोज है तो सीधी सी बात है उसकी डेंसिटी ज्यादा आएगी, मतलब डेंसिटी जो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम जो ज्यादा आने वाला है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है ग्लास की जो डेंसिटी है वो वाटर से क्या है, ज्यादा है। तो वाटर हमारा क्या कहलाएगा, रेयर मीडियम कहलाएगा, और हमारा ग्लास क्या कहलाएगा, डेंसर मीडियम कहलाएगा। लेकिन अगर मैं वाटर के कंपैरिजन में डाल दूं कोई और, जैसे कि एयर, आप सभी को पता है एयर सेम वॉल्यूम अगर मैं लूं, एयर के पार्टिकल तो बहुत दूर दूर होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी डेंसिटी वाटर से भी कम होगी। समझ पा रहे हो ना आप, इसकी डेंसिटी वाटर से भी कम होगी, तो इसकी डेंसिटी तो और भी कम है। तो अब इन दोनों कंपैरिजन करूंगा, किसका, एयर और वाटर का, तो भाई रेयर तो हमारा ये कहलाएगा और डेंसर हमारा वाटर बन जाएगा। लेकिन अगर वाटर का और ग्लास का कंपैरिजन करूं तो रेयर हमारा वाटर और डेंसर हमारा ये, तो वाटर हमारा डेंसर भी कहला रहा है, रेयर भी कहला रहा है। लेकिन उसका रीजन, वाटर को दोनों कह रहा हूं, उसका कारण है बच्चों उसके साथ कंपैरिजन किसका कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो कंपैरिजन के बेस पे सारी बात चल रही है, समझ में आ गई बात। तो यहां पर क्या सीखा हमने कि भाई कौन सा रेयर मीडियम होता है और कौन सा डेंसर मीडियम होता है। चलिए यहां तक समझ में आ गया, तो अगर इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, इसमें से आगे चलते हैं। चलिए तो बच्चों अब मैं आपको रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज और रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो बताने वाला हूं। तो उसके लिए मैं दो मीडियम लेता हूं, एक रेयर और एक डेंसर। तो सपोज करो हमने क्या करा, एक रे ऑफ लाइट आ रही थी, तो हमने ग्लास स्लैब ले ली। अब ये ग्लास स्लैब की बच्चों थिकनेस है, मान लो ये ग्लास स्लैब है, और ग्लास स्लैब समझते हो ना, ग्लास स्लैब जो काउंटर वगैरह पे बिछाई जाती है। तो आपने सभी ने देखा होगा, जो डॉक्टर्स, मेनली हमने डॉक्टर की, बचपन में हम जाते हैं डॉक्टर की दुकान पे, तो काउंटर पे एक ग्लास की स्लैब रहती थी, उसमें अलग अलग डिफरेंट विजिटिंग कार्ड रखते थे, वो कार्ड्स रखे होते थे। तो कार्ड्स थोड़े से बड़े बड़े नजर आते हैं, उनकी जो इमेज हमें दिख रही होती है वो थोड़ी बड़ी सी दिखाई दे रही होती है। वो सभी उसका रीजन जो है वो रिफ्रैक्शन है, ठीक है। रिफ्रैक्शन की जो एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ हमें एनवायरनमेंट में रिफ्रैक्शन दिखाई देते हैं, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, करके भी दिखाने की कोशिश रहेगी, लेकिन मैं आपको इसके उसमें वीडियो में समझा भी दूंगा कैसे, ठीक है। तो बच्चों मान लो ये थिकनेस है उस ग्लास की, थिकनेस समझते हो ना, उसकी मोटाई है ग्लास की, ये इतनी मोटाई है। अब अगर मान लो कोई रे ऑफ लाइट, यहां एयर है, एयर से, और ये जो थिकनेस है वो ग्लास है, तो पूरा का पूरा, तो ये ग्लास के अंदर आ रही है, एयर से ग्लास के अंदर आ रही है, तो एयर क्या कहलाएगी, हमारा रेयर मीडियम। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एयर की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू ग्लास, तो ग्लास हमारा डेंसर मीडियम कहलाएगा, सिंपल, ठीक है। अब अगर मान लो कोई रे ऑफ लाइट आई और वो ग्लास की सरफेस पर पड़ी, वो भी ऑब्लिकली, ऑब्लिकली का मतलब वही तिरछी, ठीक है, एक एंगल के साथ, तो वो ग्लास की सरफेस पर पड़ी, तो जैसे ही वो ग्लास के अंदर एंटर करेगी बच्चों, तो अगर हम देखें यहां पर एक नॉर्मल डाल देते हैं अभी, तो नॉर्मल पता होगा सबको, पहले भी बता रखा है, नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये नॉर्मल है। तो अगर देखा जाए तो ग्लास की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ग्लास में जब रे ऑफ लाइट गई, तो रे ऑफ लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है, रे ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, रे ऑफ लाइट हमेशा सीधे रास्ते पर चलती है, ठीक है, सीधा चलेगी बिल्कुल, जब तक कोई रुकावट या कुछ उसके ऊपर एक्शन ना किया जाए। तो यहां पर क्या हुआ, अगर देखा जाए तो ये ग्लास ना होता बाई चांस, मान लो ये ग्लास नहीं है, तो रे ऑफ लाइट को कैसे चलना था, बिल्कुल सीधा चलना था, तो रे ऑफ लाइट बिल्कुल ऐसे जानी थी, ये पाथ होना चाहिए था रे ऑफ लाइट का, हाँ है ना, बिल्कुल सीधा। लेकिन बच्चों अब हमें पता है इस वाले पॉइंट से मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया, और जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, रे ऑफ लाइट को सीधा जाने की बजाय रे ऑफ लाइट जो है इस तरीके से गई, तो हुआ क्या, रे ऑफ लाइट अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो गई, डेविएट हो गई, तो इसी को हम बोलते हैं बेंडिंग होना। और यहां पर जो बेंडिंग आप देख रहे हो, ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल, इसको क्या बोलेंगे, बेंडिंग टुवर्ड्स दी नॉर्मल, तो यानी कि ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। और बच्चों अभी हमने यही पढ़ा था कि बेंडिंग ऑफ लाइट, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, या फिर रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, आप इसको बोल सकते हो रेयर टू डेंसर या फिर डेंसर टू रेयर। वो रेयर डेंसर का केस अलग अलग केस में अलग अलग तरीका होता है बेंडिंग का। तो जब बेंडिंग हो जाती है लाइट की, इसी फिनोमिना को बच्चों, जो आप यहाँ पे फिनोमिना देख रहे हो,
इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हमने क्या बोला, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं बच्चे, इसी को रिफ्रैक्शन का नाम दिया गया है। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना ऑफ लाइट इन विच रे ऑफ लाइट बेंड व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर बेंड हो गई लाइट। अब जब वो यहां पर पड़ी बच्चों, तो रे ऑफ लाइट जब यहां पर पड़ती है तो उसको अकॉर्डिंग यहां पर भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर हम बात करें ये नॉर्मल है, तो अगर इसको नॉर्मल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सीधी जानी चाहिए था, लेकिन इस वाले केस में बच्चों अब ग्लास से रे ऑफ लाइट वापस किस में आ रही है, एयर में आ रही है वापस। तो यानी कि वापस से रेयर मीडियम में आ रही है, और जैसी रे ऑफ लाइट वापस से रेयर मीडियम में आएगी तो अब उसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो फिर से क्या हो गई, ऐसे चली गई। तो यानी कि अब फिर से वो बेंड हुई, लेकिन यहां पर जो बेंडिंग हुई है वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो आप देख रहे हो जब मीडियम हमारा रेयर से डेंसर में आई थी तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल, और जब उल्टा हो गया, ठीक है, यानी कि ग्लास से एयर में, यानी कि डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो एक बात याद रखना क्या, कि यहां पर 2 पॉइंट आ सकते हैं, ठीक है। व्हेन ray of light goes rarer to denser medium, it bend towards the normal। कहां पर बेंड हो जाएगी बच्चों, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और वहीं पर अगर हम बात करें यहां पर क्या लिखेंगे इसमें हम, कि जब वो डेंसर से टू रेरर, डेंसर से किस में जा रही है बच्चों, रेरर में, डेंसर टू रेरर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए, यानी कि जब वो रेरर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेरर में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसी पूरे फिनोमिना को बच्चों क्या बोला गया, रिफ्रैक्शन बोला गया। समझ में आ गया? तो अब हम बात चलती है कि भाई ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसका कारण क्या था, बेंडिंग का कारण क्या है। तो मैं आपको एक बेसिक सा बिल्कुल आसान सा कारण बताऊंगा बच्चों, यहाँ पे क्या रीजन है इसके पीछे का बेंडिंग होने का। तो देखो सिंपल सी बात है, जो रे ऑफ लाइट होती है बच्चों, रे ऑफ लाइट आपको पता है, रे ऑफ लाइट जो है लाइट की प्रॉपर्टीज होती है। तो लाइट के अंदर जो है एनर्जी भी होगी, एनर्जी मतलब समझते हो ना, पार्टिकल्स एनर्जी लेकर चल रहे होंगे कुछ ना कुछ। तो जब एयर में वो चल रही है, ट्रेवल कर रही है, तो एयर के पार्टिकल्स होते हैं, दूर दूर होते हैं, थोड़े गैस है भाई एयर, डेंसिटी कम होती है, तो वो कम से कम पार्टिकल से क्या होगी, टकराएगी। और मैं आपको बताऊं एक चीज, कि जब कोई रे ऑफ लाइट चलती है तो किसी पार्टिकल से टकराती है, तो पार्टिकल क्या करता है, इस लाइट की एनर्जी को एक तरीके से एब्जॉर्ब करता है और फिर से एमिट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टिकल ने क्या करा, इसकी एनर्जी को लिया और फिर से क्या किया, एमिट किया। तो कुछ ना कुछ अमाउंट एनर्जी यहां पर कंज्यूम हो जाती है। ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी यहां पर क्या हो जाती है बच्चों, पार्टिकल के द्वारा ले ली जाती है, पार्टिकल्स को यूज कर लेता है। तो जितने ज्यादा पार्टिकल से रे ऑफ लाइट टकराएगी, लाइट की एनर्जी थोड़ी सी डाउन चली जाएगी उसी केस में। ठीक है, तो जैसे रे ऑफ लाइट एयर में चल रही थी तो अपना सीधी रेखा में चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो इस पॉइंट से किसमें आई, ग्लास के अंदर आई। अब हमें पता है ग्लास के में तो पार्टिकल्स क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम पार्टिकल ज्यादा है, क्योंकि ग्लास की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। अब पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, तो अब जो रे ऑफ लाइट है वो ज्यादा पार्टिकल से टकराएगी, और जब ज्यादा पार्टिकल से रे ऑफ लाइट टकराएगी तो क्या होगा, उसकी एनर्जी डाउन चली जाएगी। और जैसे एनर्जी डाउन हो जाती है बच्चों, तो रे ऑफ लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यानी कि उसकी बेंडिंग किस तरफ हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। अब उसका उल्टा केस ले लो, जैसी अब एनर्जी कम थी, तो जैसे ही वापस एयर में आई, रे ऑफ लाइट किसमें आई, दोबारा से एयर में, तो एयर में डेंसिटी क्या है पार्टिकल्स की, सीधी सी बात है, पार्टिकल्स कम है तो डेंसिटी कम है, तो वापस से वो अपनी एनर्जी को गेन करना स्टार्ट करती है, और
उसकी एनर्जी जो ज्यादा कंज्यूम हो रही थी पार्टिकल्स के द्वारा, अब एयर में आने से वापस से एनर्जी क्या होती है, कम कंज्यूम होती है, तो वापस से वो उठना स्टार्ट कर देती है, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल आना स्टार्ट कर देगी। तो ये रीजन था किसके पीछे का, रे ऑफ लाइट का बेंड होने का, कि रे ऑफ लाइट बेंड क्यों हो रही है। तो देखो सीधी सी बात है, आप कहीं जाते हो तो अगर किसी आपके रास्ते में कोई रुकावटें नहीं है तो आप सीधा निकल जाओगे बिना बेंडिंग के या बिना मुड़े अपनी डायरेक्शन बदले। लेकिन अगर आपके रास्ते में रुकावटें हैं तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप टकराओगे तो आपका ही लॉस है उसके अंदर। तो वही चीजें हैं कि बिना बेंडिंग के आप नहीं जा पाओगे, तो वही ऐसा थोड़ा रिलेट करके आप उसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये कहानी थी किसके पीछे की, रिफ्रैक्शन के पीछे की। तो अब आती है बात किसकी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी इसी के बेसिस पर है, मैं बताऊं तो बहुत इजी है। ठीक है, जिसने बच्चे ने रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़े हुए हैं उसके लिए तो और भी आसान है। क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बच्चों दो लॉ आते हैं। फर्स्ट लॉ की अगर मैं बात करूं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है क्या कहते हैं बच्चों, पहला लॉ जो वो कहता है कि इंसिडेंस रे रिफ्रैक्टेड, बच्चों ध्यान रखना, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, all lies on the same, आप इसको क्या बोलोगे, इसको सतह बोलोगे तो सेम प्लेन भी बोल सकते हो। देखो यहाँ पर प्लेन तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या है कि जहां से मीडियम चेंज हो रहा है वो वाला सरफेस है, तो सेम सरफेस भी बोल सकते हो आप, लाई ऑन द सेम सरफेस। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इंटरफेस, जो कि क्या कर रहा है, दोनों मीडियम को अलग अलग कर रहा है। ठीक है, तो आप सरफेस भी यूज कर सकते हो, तो सेम सरफेस। तो आप देख सकते हो इंसिडेंस ये रे वो भी यहाँ पर लाई कर रही है, नॉर्मल भी इसी पॉइंट पर लाई कर रही है, रिफ्रैक्टेड ये रे यहाँ पर वो भी इसी पर लाई कर रही है, तो इसको इंसिडेंस एंगल बोलते हैं, इसको रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो दोनों के दोनों कहाँ, तीनों की सारी की तीनों चीजें यहाँ पे एक ही पॉइंट पर लाई करती हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ है हमारा, जो कि हमारा रिफ्लेक्शन में भी सेम तरीके का ही लॉ था। ठीक है, वहां पर सेम प्लेन पर लाई करती हैं सारी चीजें। अब यहाँ पर जो दूसरा लॉ है बच्चों, दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। दूसरा लॉ ये कहता है कि अगर आप इंसिडेंस का क्या लो, साइन कंपोनेंट लो, दूसरा लॉ कहता है साइन कंपोनेंट ऑफ इंसिडेंस एंगल, अगर उसको डिवाइड कर दो साइन कंपोनेंट ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल से, और इन दोनों का रेशियो निकालो बच्चों, तो एक रेशियो आपको कांस्टेंट वैल्यू देता है, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देगा, यानी कि एंगल आई आपका कितना भी हो, एंगल आर आपका कितना भी हो, बस मीडियम की जो पेयर है, पेयर ऑफ मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर रेयर से डेंसर में आ रही है और यही दोनों मीडियम है तो यही रहने चाहिए। उसके केस में बच्चों आपका जो आप ये पेयर मतलब कि एक रेशियो निकालोगे तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, और ये कांस्टेंट वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है जब तक ये दोनों मीडियम सेम रहेंगे उसके लिए। तो ध्यान रखना, कभी भी जब आप क्या करोगे, साइन ऑफ एंगल आई का रेशियो निकालोगे साइन ऑफ एंगल आर के साथ, तो वो रेशियो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, अगर आपके मीडियम के जो पेयर है वो भी क्या है, सेम है। समझ में आई बात। तो सेकंड लॉ ये कहता है, और इसी लॉ को बच्चों स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, स्नेल्स लॉ, इसी को स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं बच्चों। और क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है स्नेल्स लॉ क्या है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बच्चों को पता होता है लेकिन उनको ये नहीं पता होता, इसे स्नेल्स लॉ कहते हैं, बुक में ही लिखा हुआ है आपकी, तो ये स्नेल्स लॉ कहते हैं इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी के बेस पे निकाला जाता है, तो हम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना भी आपको सिखाएंगे, तो टेंशन नहीं लेनी उस चीज के बारे में। तो यहां तक मैंने बच्चों आपको बताया कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन के क्या कारण है, रिफ्रैक्शन के लॉज क्या है, वो मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं कि कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन बताओ सर, कुछ ऐसी चीजें बताओ जिससे कि हम बोले हाँ ये हमने देखी है। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन होता है। तो बच्चों मैं आपको कुछ चीजें याद कराना चाहूँ या फिर कुछ चीजें ध्यान दिलाना चाहूँ, तो जैसे कि मैं आपको, अच्छा इसको नोट कर सकते हो आप, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर नोट कर लो फटाफट। चलिए कर लिया नोट, मिटा दो इसको। ठीक है,
तो मैं अब आपको थोड़ा सा रिफ्रैक्शन की कुछ डेली लाइफ में जो चलता है, रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ होता है वो चीज बताना चाहूंगा। तो बहुत तरीके के रिफ्रैक्शन है बच्चों। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी होता है, चैप्टर में आएगा आगे भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा आपको, कभी आपने नोटिस किया हो तो एक आप कांच का ग्लास लेना, कांच का ग्लास सबके पास होगा। कांच के ग्लास में जब आप पानी भरोगे बच्चों, तो कांच के ग्लास में जब आप पानी भरोगे ना और उसके अंदर आधा पानी भर लेना, तो उसमें ना एक पेंसिल डालना। जब आप उसमें पेंसिल डालोगे बच्चों, ये मेरी पेंसिल है, जब आप उसमें पेंसिल डालोगे तो पेंसिल की इमेज ऐसी दिखनी चाहिए थी जैसा कि मैंने ड्रॉ करी है अभी, सीधी बिल्कुल। लेकिन आप देखना पेंसिल है ना थोड़ी सी तिरछी नजर आएगी। कहने का मतलब है पेंसिल थोड़ी बेंड नजर आएगी। उसका रीजन वही है, क्या? रिफ्रैक्शन। क्योंकि ऊपर वाली पेंसिल से जो आप ऑब्जर्वर हो, यहां पर आप देख रहे हो, तो जब आप ऊपर वाली रे ऑफ लाइट आ रही है आपकी आंखों में, ठीक है, रे ऑफ लाइट पड़ने वाली आपकी आंखों में जा रही है तो सीधी जा रही है। लेकिन जब वही रे ऑफ लाइट नीचे वाली पेंसिल पर पड़ रही है और वो आपकी आंखों में जा रही है, तो वो पानी के अंदर से पहले ग्लास में, ग्लास से पानी में, फिर पानी से वापस आई टकरा के, तो मीडियम चेंज हो रहा है। और मीडियम चेंज होने के कारण क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन के कारण आपको जो इमेज है वो नीचे से थोड़ी सी हिलती हुई नजर आएगी, थोड़ी तिरछी नजर आएगी। तो ये रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि जब जो कुछ काउंटर्स होते हैं, जैसे कि किसी ऑफिस में जाते हैं हम या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो काउंटर पे एक स्लैब रखी रहती है और स्लैब के नीचे कुछ कार्ड्स रखे रहते हैं। तो कार्ड्स थोड़ा सा है ना देखने में थोड़े बड़े बड़े नजर आते हैं। उसका रीजन है वो स्लैब से रिफ्रैक्शन के थ्रू ऐसा हो रहा है। रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का, जिसकी वजह से वो थोड़े बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, तो वो स्लैब के थ्रू ही हो रहा है। तो एक तरीका ये हो गया। और भी जैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में भी बहुत तरीके होते हैं। जैसे कि अगर शादी में गए हो तो शादी में जो होता है एक भट्टी चल रही होती है, तंदूर के ऊपर से जो गरम गरम हवा जा रही होती है, उसमें से कोई अगर हम उसके आर पार कोई चीज देखते हैं तो वो थोड़ी हिलती हुई नजर आती है, तो वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है। वहां पर भी हवा की जो डेंसिटी है कम हो जाती है, मतलब कि एक तरीके से गर्म हवा हो जाती है, हवा की डेंसिटी चेंज हो जाती है, तो रे ऑफ लाइट आने वाली भी क्या हो जाती है? बैंड होकर हमारी आंखों में आ रही होती है। तो ये सभी किसी के कारण हो रहा है? रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। तो आगे ऐसे बहुत सारे फिनोमिना मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, तो जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि रिफ्रैक्शन कहां कहां होता है। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने सीखा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, कारण क्या है रिफ्रैक्शन के पीछे के, बेंडिंग ऑफ लाइट कैसे होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर सच्ची में समझ में आया आपको तो उसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। बच्चों आपके लिए धीरे धीरे वीडियोस की सीरीज आती रहेगी, साइंस भी, मैथमेटिक्स भी, तो आपको उसमें बहुत हेल्प होगी समझने में। बाकी शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच।